Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the today's video, we are going to discuss the individual differences in intelligence. So let's begin. When we talk about individual differences in intelligence, basically क्या है? Individual differences कैसे intelligence से भी vary होते हैं, ये अब हम समझेंगे. तो यहाँ पर अगर हम डिबेट देखें जो होती है वो होती है नेचर एंड नर्चर की. जो इंटरप्ले होता है नेचर और नर्चर के बीच, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि इंटेलिजेंस में भी देखे जाते हैं. अब इन डिफरेंसेस को हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी डिफरेंट टाइम पर स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, जिसमें कि हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट दोनों के जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया गया था. अगर हम बात करें एविडेंसेस ऑफ हेरिडिटी के, तो इसमें हमने ट्विन्स एंड अडॉप्शन स्टडीज़ को देखा गया. सबसे ज़्यादा फोकस रहा है कि ट्विन्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होते हैं इंटेलिजेंस को लेके, और जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस देखे गए हैं इंटेलिजेंस के लेवल में, कि अपने जब वो माँ बाप अगर वो अपने रियल पेरेंट्स के पास में अपब्रिंग हुए तो क्या डिफरेंस होता, या अगर उन्हें किसी ने अडॉप्ट कर लिया है तो उनके इंटेलिजेंस में कितना एक फ़र्क आया. तो अगर हम ट्विन स्टडीज़ की बात करें तो देखा गया जो इंटेलिजेंस होता है आइडेंटिकल ट्विंस का, जो मतलब आइडेंटिकल ट्विंस जो सिमिलर ट्रेट्स 99% जिनका जेनेटिक एंडाउनमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, वो 0.90 तक ऑलमोस्ट कोरिलेट करते हैं. कोरिलेट मतलब उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है. नोट इट इज़ फॉर आइडेंटिकल ट्विंस जो एक जैसे दिखते हैं और कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा उनकी आदतें भी मैच करती हैं, उनका इंटेलिजेंस का लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही पाया गया है. देन नेक्स्ट इज़, अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस उनको देखें जो कि डिफरेंटली रेयर्ड हुई है, यहाँ पर तो टुगेदर है. फर्स्ट वाले सेक्शन में हमने बात करी जो बच्चे साथ ही पले बड़े हों, दो ट्विंस हैं उनको साथ में ही पाला गया, तो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल था वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही देखा गया. लेकिन वो बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस जिनको अलग अलग पाला गया, डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाला गया, उन्होंने भी कोरिलेशन दिखाया 0.72 तक. मतलब उनका भी काफ़ी हद तक अगर हम कहें तो इंटेलिजेंस लेवल जो था वो सेम देखा गया. फिर अगर हम फेटर्नल ट्विंस की बात करें कि बॉर्न एक साथ होते हैं बट वो जो उनके ट्रेट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं, तो उनमें भी ये देखा गया कि उनका भी इंटेलिजेंस लेवल था वो 0.60 तक कोरिलेट होता था. तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई ट्विन साथ बड़े हों तो भी इंटेलिजेंस के लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, काफ़ी हद तक उनका इंटेलिजेंस लेवल जो वो सेम है. लेकिन हाँ, जैसे उनका इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो वहाँ पर स्लाइड चेंज देखा गया, वहाँ पर उन्होंने उनका जो इंटेलिजेंस लेवल था वो 0.72 तक ही कोरिलेट हुआ. यही जो फेटर्नल ट्विन्स होते हैं, अगर हम उनका कोरिलेशन देखें लेकिन वो एक साथ ही अगर बड़े किए गए हैं तो वहाँ पर भी एक स्लाइड डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है उनके इंटेलिजेंस के लेवल में. अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एडॉप्शन स्टडीज़ का क्या रोल रहा है, पीछे हमने ट्विंस देख लिए कि कैसे उनका इंटेलिजेंस लेवल है वो वेराई करता है. तो अगर एडॉप्शन स्टडीज़ में देखा गया कि जो चाइल्ड होते हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल है वो सिमिलर होगा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से रादर देन अडॉप्टिव वन. मतलब बचपन में जिस एज में वो अडॉप्ट किए जाते हैं तब तक तो अगर उनका इंटेलिजेंस लेवल देखा गया तो वो मोस्टली यही दिखा है या यही पाया गया है कि वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से. लेकिन हाँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये कहती हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड हो रहा है. अगर एक बच्चे को उसकी ग्रोइंग एज में एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाता है, काफ़ी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी के थ्रू उस बच्चे को ब्रिंग किया गया है, या बहुत न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो हो रही है, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है, तो उनका इंटेलिजेंस लेवल में एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ देखी गई है. यहीं अगर कहीं पर इन्वायरमेंटल डिप्रेवेशन हो जाए तो वो जो बच्चे होंगे उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो लोअर होगा. और एडॉप्शन स्टडी से ये भी पता चलता है कि आपको अगर हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए उन बच्चों की इंटेलिजेंस का, हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखा जाता है, तो उनका जो इंटेलिजेंस का लेवल होता है वो उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स से काफ़ी हद तक रिलेट करने लग जाएगा. उनकी स्कूलिंग अगर अच्छी हुई है तो उनमें एक सर्टन इंक्रीज देखा जाएगा इंटेलिजेंस के लेवल में. लास्ट इज, अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. मतलब प्रोडक्ट जो है इंटेलिजेंस वो दोनों का ही है. नेचर एंड नर्चर दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस के लेवल को बढ़ाने और घटाने में. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. अब इंटेलिजेंस के लिए बहुत डिफरेंट टेस्ट बनाए गए हैं, बहुत डिफरेंट कंडक्शंस किए जाते हैं आपके आईक्यू को समझने के लिए. तो सबसे पहले 1905 में एल्फ्रेड बाइनेट ने एंड थियोडोर साइमन ने सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया था. डू फोकस ऑन दिस कि किसने सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट बिल्ड करा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पर्पस पे, तो आप ईयर पे भी फोकस रखिएगा. नेक्स्ट इज योर 1908 में पहला बार मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया. दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड. व्हाट इज द मेंटल एज, कि आप कैसे उसको समझते हैं. बेसिकली इट इज़ विच मेजर्स अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि आप इंटेलेक्चुअली कितना डेवलप कर रहे हैं, आपका आईक्यू कैसा है, आपका इंटेलिजेंस का लेवल क्या है.
आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस क्राइटेरिया पे फॉल हो रही है, ये सब हम समझते हैं मेंटल एज से। फिर अगर हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज की, तो क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो आपकी बायोलॉजिकल एज है बाय बर्थ, मतलब आपका इसका मीनिंग क्या, अभी आपकी एज जो भी है करंट आप जिस एज में है, यू आर 18, 16, 15 ईयर्स ओल्ड, वट एवर इज योर एज इट इज़ क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज आपकी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट हम एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी आगे, हम यूज़ कैसे करते हैं मेंटल एज को कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। देन 1912 में विलियम स्टर्न ने, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो था कॉन्सेप्ट दिया था। हेयर इट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी मेंटल एज जो है वो आईक्यू के थ्रू ही कैलकुलेट होती है। तो ये याद रखिएगा कि किसने क्या नेम या क्या कॉन्सेप्ट को डिवाइस किया है। तो अब हम देखें आईक्यू कैसे कैलकुलेट होती है। इट इज़ मेंटल एज डिवाइडेड बाय योर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला है आईक्यू को निकालने का। आईक्यू इज योर इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते कैसे हैं, सपोज करो किसी बच्चे की एज जो है वो 10 ईयर ओल्ड है, ठीक है, और उसकी मेंटल एज जो है वो 12 ईयर ओल्ड है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 12, अगर आप डिवाइड इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगी 120। तो 120 उस बच्चे की क्या हो जाएगी, उसकी आईक्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस आईक्यू स्कोर्स को कहाँ पर दिखाते हैं, या आईक्यू स्कोर समझ कैसे आते हैं। तो आईक्यू स्कोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन इन सच अ वे दैट मोस्ट ऑफ द स्कोर शुड बी फॉल्ड इन द मिडल रेंज। प्लीज़ फोकस करिएगा कि ज़्यादातर जो आपके स्कोर्स होते हैं वो मिडल रेंज में ही लाई करेंगे। आपके आईक्यू के जितने भी मोस्टली जो टेस्ट होते हैं उनके थ्रू हम ये चीज़ समझते हैं। ओनली फ्यू पीपल, बहुत कम होंगे जिनका इससे ज़्यादा हाई या लो स्कोर होगा। अब जिनका हाई होता है स्कोर और जिनका लो होता है स्कोर, उनमें क्या डिफरेंस होता है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है आईक्यू स्कोर्स का, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है बेल शेप्ड कर्व या फिर नॉर्मल कर्व भी जिसे हम कहते हैं उस पर डिपिक्ट किया जाता है। तो आप ये टर्म्स याद रखिएगा कि बेल शेप्ड कर्व और नॉर्मल कर्व में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही पर्टिकुलर कर्व को यूज़ करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ कर, मतलब इस टर्म्स को इंटर रिलेटेड वे में कभी कभार इंटरचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और जो ज़्यादातर सेंटर वैल्यू होती है वो मीन पर फोकस होती है। ये जिस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं दैट इज़ योर बेल शेप्ड कर्व, ये आपका बेल शेप्ड कर्व है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। जो आपके 90% स्कोर्स है वो एवरेज में यहाँ 100 पे लाई करते हैं, आपका मीन है ये। इन्होंने आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाया है इसमें, अगर हम बात कर रहे हैं तो। अब अगर जिनके स्कोर देखिए 100 से कम है उनको देखा जाएगा प्रोफाउंड है, सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड, ये इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर उनका 100 से अबव है, लाइक 130 या 120 स्कोर है, 110 तक हम नॉर्मल मानते हैं आईक्यू होना, बट 120 या 130 है तो वो हाई, एवरेज या सुपीरियर में गिने जाएंगे। वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इतना ज़्यादा हाई आईक्यू स्कोर जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेंजेस ऑफ आईक्यू की, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आईक्यू स्कोर्स का, तो वो 3 पार्ट्स में होता है। दैट इज़ योर आईक्यू स्कोर्स यहाँ पर बता रखे हैं। अगर पहली रेंज है 90 to 100 के बीच अगर आपका आईक्यू स्कोर लाई हो रहा है तो वो बहुत नॉर्मल इंटेलिजेंस में कैटेगराइज होता है, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन का नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल माना जाता है। नेक्स्ट जो रेंज बिलो 70 होती है उसको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी कहते हैं, मतलब उनमें सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं अपनी स्कूलिंग में, या कह लो डिपेंड करता है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के किस क्राइटेरिया पे लाई कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं हमें समझ पाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और किन एक्टिविटीज़ या किस ग्रेड तक की नॉलेज उन्हें दी जा सकती है। लास्ट वन इज रेंजेस अबव 130, ये एक्सेप्शनली टैलेंटेड होते हैं क्योंकि इनका आईक्यू नॉर्मल लोगों से भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी हद तक ये अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में बहुत एक्सेल तरीके से स्कोर करते हैं। द पीपल हु हैव अबव आईक्यू लेवल ऑफ 130 आर कंसिडर एज इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, ये फर्स्ट ग्रुप कहलाते हैं। एंड दोज हु हैव बिलो 70 उन्हें हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहते हैं, जो कि हमारा सेकेंड ग्रुप कहलाया जाता है। In the next video, we are going to discuss further about it. Till then, take care you all. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. Thank you.